2022 एंड हुआ तो वो 16% पे क्लोज हुआ था। तो अगर इसका एवरेज देख ले तो ऑन एवरेज 13 to 14% जो है पूरे साल में पॉलिसी रेट रहा है, एज कम्पेयर टू अराउंड 7% 2021 में रहा है। तो एक तो सबसे बड़ा रीजन ये था कि जिसकी वजह से नेट इंटरेस्ट इनकम कह लें या जो अपनी इन्वेस्टमेंट से या एडवांसेस से पैसे कमाता है बैंक, उसमें सबसे बड़ी ग्रोथ नजर आई। एक जो है वो टैक्सेशन, खास तौर पे जो सुपर टैक्स लगाता है बैंकिंग सेक्टर के ऊपर और डिफरेंट सेक्टर्स के ऊपर बजट में। इसके अलावा कुछ एडीआर के ऊपर टैक्सेस थे और इसके अलावा कुछ बजट के अंदर टैक्स स्ट्रक्चर चेंज हुए थे। यूसुफ, देखना यह है कि इस वक्त तो प्रॉफिट बैंक ने वैसे ही प्रॉफिट इतने ज्यादा कमाए। अगर इंडस्ट्रीज की बात करें जो बैंक से बोरो करने के बाद अपना बिजनेस चलाती है, हमने भी पिछले दिनों में देखा 2003, 4, 5, 6 में कि जब सर्विसेज सेक्टर इतना ज्यादा बूस्ट कर रहा था और सर्विसेज सेक्टर का जीडीपी के अंदर इतना ज्यादा इन्वॉल्व होना, आप क्या समझते हैं ये मुल्क के लिए अच्छा होता है? क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट्स की भी हमने बात की, जिस तरह से रिजल्ट्स हमने देखे मार्केट में, इस लेवल के ऊपर जो करंट मार्केट का लेवल है, इसके ऊपर आपको लगता है कि बैंक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बहाल होगा? काइबोर और लाइबोर में क्या फर्क होता है? जो 20% बीपीएस है, ये बेसिकली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये बेसिकली है क्या? बैंक्स किस तरह से चार्ज कर रहा होता है? जी नाजरीन, तो मेरी वीडियोस और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स देखने के लिए कारोबार के हवाले से देखते रहिए वीनस टीवी और इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कारोबारी दस्तक के साथ सिद्दीक सरवर आपकी खिदमत में हाजिर। आईएमएफ ने एक बार फिर पाकिस्तान को नई शरायत पेश कर दी। अब देखना यह है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन शरायत को किस तरह से पूरा करती है। पाकिस्तान जिस तरह से आज हम देख रहे हैं कि मुश्किलात का शिकार है और स्पेशली हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं, इकोनॉमी की जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट दिखाई दे रही है डे बाय डे। बट इस वक्त बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसको रिकॉर्ड प्रॉफिट्स उसने अपने शो किए हैं दिसंबर 2022 के एंड के ऊपर। अब देखना यह है कि पाकिस्तान के जो बैंकिंग सेक्टर है वो किस तरह से प्रॉफिट में जा रहा है, जब पाकिस्तान का पैसा, पाकिस्तानी रुपया डिवैल्यू होता चला जा रहा है डेली बेसिस पे। अगर हम पाकिस्तान की बात करें इस वक्त कमर्शियल बैंकिंग की, तो पाकिस्तान में बड़े 5 बैंक जो है ना मार्केट के ऊपर, इनका पूरा गलबा दिखाई देता था एक वक्त तक। 91 के बाद से पाकिस्तान में निजी बैंक्स को कारोबार करने की इजाजत मिली। उसके बाद जो पाकिस्तान के 5 बड़े बैंक थे, जिसमें एक पब्लिक सेक्टर का नेशनल बैंक और 4 बड़े बैंक जो थे उनको प्राइवेटाइज कर दिया गया, जिसमें यूबीएल, एचबीएल, एमसीबी और अलाइड बैंक, जिसमें पाकिस्तान की लोकल कंपनीज ने उसमें अपना इश्तराक किया। और आज एक पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो इस तरह से ये 5 बैंक्स जो है ना, एक पब्लिक सेक्टर का और 4 बड़े बैंक्स जो हैं, इनका अप्रॉक्स पाकिस्तान की मार्केट के अंदर 60% का शेयर दिखाई देता है। अगर इसकी बात करते हैं हम दरमियाने दर्जे के बैंक, तो उसके साथ साथ इंटरनेशनल बैंक्स की भी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी हमारे पाकिस्तान में मौजूद है जो अपना बिजनेस पाकिस्तान में रन कर रहे हैं। कुछ कंपनीज, कुछ बैंक्स ऐसे हैं जिन्होंने लोकल यहाँ के इन्वेस्टर्स को साथ मिलाया हुआ है और लोकल सब्सिडीज के साथ पाकिस्तान में अपना बैंकिंग नेटवर्क चला रहे हैं और एक वसी नेटवर्क है उनका। अगर बात करें हम पाकिस्तान के 2020 और 21 की, जब कोरोना के कोविड-19 का जब पाकिस्तान में भी लॉकडाउन दुनिया के साथ हुआ, तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो सिमट गई थी बैंकिंग भी और बाकी इंडस्ट्रीज भी। जिस तरह से हमने देखा कि पाकिस्तान के हालात काफ़ी ज़्यादा पूरी दुनिया के साथ थे कि कोविड-19 की वजह से काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस में थे, लेकिन पाकिस्तान ने जस्ट लॉकडाउन को जितनी जल्दी उसके ऊपर काबू पाया और दोबारा से एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ बिजनेस का, तो पाकिस्तान की जो उस वक्त की 0.4% जीडीपी का हिस्सा सर्विसेज सेक्टर के साथ साथ इसका फाइनेंशियल सेक्टर का रह गया था। बट 2021 में यह बढ़ के 4% तक जीडीपी में इसने अपना हिस्सा दिखाना शुरू कर दिया। अगर हम बात करते हैं 2022 की, तो 2022 में रिकॉर्ड प्रॉफिट बैंकों ने कमाया तकरीबन 21% की ग्रोथ के साथ। एवरेज जो अगर हम देखते हैं यहां पर, तो 21% की प्रॉफिट्स पाकिस्तानी बैंकिंग सेक्टर ने जो है ना वो शो किए। अब देखना यह है कि पाकिस्तान के इस बैंकिंग सेक्टर से जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% हो गया, जब 2020 में लॉकडाउन लगा था तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होकर 7% तक आ गया था। अब जब ये बैंकिंग सेक्टर इतना कमा रहा है, 20% का इस वक्त रेट ऑफ इंटरेस्ट पाकिस्तान की मार्केट के अंदर मौजूद है, तो इंडस्ट्रीज किस तरह से ग्रो कर पाएंगी? पाकिस्तान में जो बैंकिंग सेक्टर का जो फ्यूचर है, हमने जब पिछले प्रोग्राम्स में हम बात करते चले आ रहे हैं कि 2005, 6, 7 में जब मुशर्रफ साहब का दौर था, तो उस वक्त भी हमने देखा कि सर्विसेज सेक्टर काफी ज्यादा बूम कर रहा था, जिसकी वजह से पाकिस्तान में अप्रॉक्स 30% प्लस जीडीपी का सर्विसेज सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर का उसमें कंट्रीब्यूशन था। अब दोबारा अगर इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो पाकिस्तान किन मुश्किलात का शिकार हो सकता है? इस वक्त जो इकोनॉमी की सिचुएशन है
उसको देखा जाए तो पाकिस्तान के बैंकिंग को देखा जाए तो जो इंडस्ट्री बोरो करके बैंक से अपना बिजनेस चलाती है और उससे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक्स को पे किया जाता है उससे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस उसका बढ़ता चला जा रहा है। बट जिस तरह की आईएमएफ की शराइत और इंप्लीमेंटेशंस आ रही हैं स्पेशली एनर्जी सेक्टर के अंदर और फूड सेक्टर के अंदर, जिस तरह से महंगाई हुई है उससे कारोबार, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, इंडस्ट्री स्पेशली अगर बात की जाए तो वो शटडाउन के दहाने पे है। बट बैंकिंग सेक्टर उससे काफी ज्यादा फायदा उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त अगर हम बात करें महंगाई पूरी दुनिया में है, इंटरनेशनल लेवल पे भी अगर हम देखा जाए तो इन्फ्लेशन रेशियो जो है ना वो काफी ज्यादा देखने में आ रहा है। हमने यहां पर एक छोटा सा पैकेज बनाया, उस पैकेज को देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। पाकिस्तान में कमर्शियल बैंकिंग का शोबा मुख्तलिफ बैंकों पर मुश्तमिल रहा है। बैनुल-अक़वामी बैंकों की एक बड़ी तादाद भी पाकिस्तान में मौजूद है। कुछ बैनुल-अक़वामी बैंकों ने मकामी सब्सिडरीज को शामिल किया और ब्रांचों का एक वसी नेटवर्क चलाया। शुरू में बैंकिंग सेक्टर पर 5 बड़े नेशनलाइज्ड बैंकों का गलबा था, जिनमें से 4 की निजकारी कर दी गई है। मकामी निजी बैंकों को 1991 में क़याम की इजाज़त दी गई और कई बैंक बनाए गए। बड़े बैंकों में प्राइवेट सेक्टर के 5 बैंक और एक पब्लिक सेक्टर का बैंक शामिल है, जो मिलकर पाकिस्तान में बैंकों के कुल असासों का 60% से ज़्यादा बनते हैं। दरमियाने दर्जे के बैंकों में ज़्यादातर वो बैंक हैं जो पिछली दहाई में शामिल हुए हैं और वो बैंकों के कुल असासों का 30% से ज़्यादा हिस्सा रखते हैं। छोटे बैंकों में ज़्यादातर गैर मुल्की बैंकों की शाखें और सब्सिडरीज शामिल हैं। गुज़िश्ता 10 सालों में पाकिस्तानी मार्केट में इस्लामी बैंकारी में इजाफ़ा देखने में आया। इस वक्त इस्लामी बैंकारी का कुल असासा पाकिस्तान में बैंकिंग इंडस्ट्री के कुल असासों के 5% से ज़्यादा है। सन 2020 से पाकिस्तान की मईशत कई हंगामा खेज़ मराहिल से गुज़री। कोविड-19 वबाई मर्ज़ की शिद्दत ने मईशत पर बहुत गहरा असर डाला, जब सब कुछ मुकम्मल तौर पर रुक गया। हुकूमत का मईशत को मुतहर्रिक करने के लिए लॉकडाउन निस्बतन जल्द उठा लेने और स्टेट बैंक का शरह सूद को कम करके 7% पर ले जाने जैसे इक़दामात से मुआशी सरगर्मियाँ बहाल हुईं और पाकिस्तान ने फ़िस्कल ईयर 2020 में 0.4% की मईशत में सुकड़ाव के बाद फ़िस्कल ईयर 2021 में 4.0% की शरह से GDP में इजाफ़ा किया। हालिया तवानाई और ख़ुराक की कीमतों में बेतहाशा इजाफ़े और दरामदात ने तजारती खसारे को बढ़ाया और मुल्की ज़र मुबादला के ज़ख़ायर पर मनफ़ी असर डाला है। ज़र मुबादला के ज़ख़ायर तेज़ी से कम होने से मालियाती और करंट अकाउंट खसारे में इजाफ़ा होता जा रहा है। पाकिस्तान में हालिया हुकूमती तब्दीली ने मज़ीद नुकसान पहुँचाया, जिसके बाद मुआशी बहाली के लिए बुनियादी इक़दामात की अशद ज़रूरत है। सियासी गैर यकीनी सूरत हाल और मुतअद्दिद महाज़ों पर दबाव ने सूरत हाल को मज़ीद मुश्किल बना दिया है। नई हुकूमत IMF प्रोग्राम को बहाल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन तवानाई पर सब्सिडी कम करने के लिए मज़ीद सख्त फ़ैसले करने की ज़रूरत है। इससे महंगाई बढ़ेगी और नतीजे में अवामी दबाव भी बढ़ेगा। बुलंद शरह सूद, बढ़ती महंगाई और पाकिस्तानी रुपीस पर दबाव मज़ीद बरकरार रहने की तवक्को है। पाकिस्तान में सख्त मुआशी हालात के बावजूद बैंकिंग का शोबा मुसलसल तरक्की कर रहा है और हाई रेट प्रॉफिट शो कर रहा है। बैंकिंग सेक्टर का KSE 100 इंडेक्स वेटेज तकरीबन 25% है। इस सेक्टर का एसिड बेस कैलेंडर साल 2021 में बढ़कर 19% तक पहुंच गया, जो तकरीबन 30 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस है और इसमें 2022 में बैंकों ने 21% का भारी इजाफा जाहिर किया, जो कि 10 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस मार्कअप नंबर 2021 से बरकरार है, जबकि डिपॉजिट 21.6 ट्रिलियन तक बढ़ गए हैं। फ़िलहाल हुकूमत मालियाती महाज पर बहुत मजबूर है, जिसमें मालियाती खसारा GDP के 10% तक पहुंच गया है। बढ़ते हुए तजारती अदम तवाज़ुन, ज़्यादा दरामदात और पाकिस्तानी रुपए की कदर में कमी ने सूरत हाल को मज़ीद ख़राब कर दिया है। हुकूमत ने ज़रूरत से ज़्यादा कर्ज़ लिया। मार्च 2022 तक कुल कर्ज़ा 42,995 बिलियन रुपए से ज़्यादा है। इसमें से तकरीबन 35% गैर मुल्की कर्ज़े हैं और बाकी मकामी तौर पर लिए गए हैं। सूद की शरहों में हालिया इजाफे से सरकारी सिक्योरिटीज़ में बैंकिंग सेक्टर का मज़ीद एक्सपोजर मुतवक्को है। महंगाई न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए बुनियादी तशवीश बनी हुई है। बैनुल-अक़वामी सतह पर कमोडिटीज़ की कीमतें एक सुपर साइकिल में दाखिल हो गई हैं, जिसके साथ आलमी तलब कोविड-19 के बाद तवक्को से ज़्यादा तेज़ी से बहाल हुई और सप्लाई साइड अभी तक मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सकी, जिसमें यूक्रेन और रूस की जंग ने मज़ीद इजाफ़ा किया। 2022 में आलमी बैंकिंग रेवेन्यू में 5 से 6% इजाफा देखा गया।
इस मरहले में अखराजात और ख़तरात दोनों मंजरनामों पर काबू की पेशेंगोई की गई, जिसके मुताबिक 2023 में इक्विटी पर आलमी बैंकिंग रिटर्न तकरीबन 12% तक बढ़ जाएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं आज बैंकिंग सेक्टर के ऊपर, अगर मैं थोड़े से रिजल्ट्स की बात करूं, जिस तरह से मैंने कहा कि 2022 के दिसंबर तक बैंकिंग सेक्टर में टोटल 21% का एक एवरेज इजाफा जो है ना वो बैंकिंग सेक्टर में देखने में आया। अगर यहां पर मैं बैंकिंग सेक्टर के इस वक्त रिजल्ट्स की बात करूं तो अस्करी बैंक का रिजल्ट अगर हम बात करें करंट प्राइस की तो अप्रॉक्स कोई 18.5 पौने 19 रुपए का इस वक्त मार्केट की करंट प्राइस है इसकी, और इसका 11 रुपए 17 पैसे की अर्निंग विटनेस की गई है। इसके साथ साथ बैंक अल्फला की अगर मैं बात करूं तो 30 रुपए का मार्केट रेट और 10 रुपए 27 पैसे की अर्निंग इसकी जो है ना वो विटनेस की गई दिसंबर 2022 तक के कैलेंडर ईयर की अगर मैं बात करूं तो। इस तरह से बैंक इस्लामी की बात करूं तो 11 रुपए इस वक्त मार्केट का इसका रेट है और 4 रुपए की अर्निंग इस वक्त मार्केट में इसकी विटनेस की जा रही है। इसी तरह से मैं बैंक अल हबीब जो कि एक बड़े बैंकों में नाम शामिल होता है, इसका बैंक अल हबीब की बात करूं तो 44 रुपए का मार्केट का इसका जो है इस वक्त का करंट रेट है और 14 रुपए 91 पैसे की अर्निंग इसकी दिसंबर 2022 में नोट की गई। फैसल बैंक की अगर बात की जाए, फैसल बैंक का मार्केट रेट 23 रुपए 7 रुपए 54 पैसे की अर्निंग। हबीब बैंक जो कि एक बड़ा बैंक जिसकी हमने शुरू में बात की थी 75 रुपए 61 पैसे इस वक्त मार्केट क्लोजिंग हबीब बैंक की, और 21 रुपए का इस वक्त ईपीएस अर्निंग पर शेयर जो है दिसंबर 2022 की। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं बड़े बैंक्स की, एमसीबी की बात करें 115 रुपए का तकरीबन मार्केट का रेट इसका और 27 रुपए 63 पैसे की इस वक्त की जो है ना वो इसकी अर्निंग देखी जा रही है। नेशनल बैंक 22 रुपए 35 पैसे, पब्लिक सेक्टर का बैंक है 22 रुपए 35 पैसे मार्केट प्राइस और इसकी अर्निंग जो है वो 14.5 रुपए। इसके साथ है यूबीएल की बात करें, मार्केट प्राइस 116 रुपए और 26 रुपए 19 पैसे की अर्निंग है। मिजान बैंक की बात करें जो कि इस्लामिक बैंकिंग में एक बड़ा नाम है, 99 रुपीज और 76 पैसे की कल की क्लोजिंग इसकी मार्केट प्राइस जो है और 25 रुपए 14 पैसे की अर्निंग है। और इसके साथ साथ अगर हम यहां पर यह देखें कि बैंकिंग सेक्टर की जो बात की और हमने इसमें इस्लामिक बैंकिंग की बात की, इस्लामिक बैंकिंग में काफी सारे लोग इंटरेस्ट तो ले रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के टोटल ओवरऑल की अगर आप बात करें तो 5% जो है ना वो इस्लामिक बैंकिंग इस वक्त देखी जा रही है पाकिस्तान में। तो आज इस पूरे सेक्टर के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ डार्सन सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च मोहम्मद यूसुफ सईद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। उनसे बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से बैंकिंग सेक्टर परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ सईद साहब। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे हैं यूसुफ साहब, ठीक हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। सर क्या देख रहे हैं मार्केट? अब बैंकिंग सेक्टर की अगर बात करें तो बैंकिंग सेक्टर एक रिकॉर्ड प्रॉफिट के साथ मार्केट में देखा जा रहा है, जबकि बाकी की पूरी इंडस्ट्री जो है वो नेगेटिव जोन में है। जी बिल्कुल सर, लास्ट ईयर वाकई जो बैंकिंग सेक्टर है उसके लिए बहुत अच्छा था और उसका रीजन जो है, एक सबसे बड़ा रीजन जो हम सबके इल्म में ही है, वो इंटरेस्ट रेट या पॉलिसी रेट इंक्रीज होने की वजह से। जब 2021 एंड हुआ था तो पॉलिसी रेट उस वक्त जो है 9.75 था और जब 2022 एंड हुआ तो वो 16% पे क्लोज हुआ था। तो अगर इसका एवरेज देख ले तो ऑन एवरेज 13 to 14% जो है पूरे साल में पॉलिसी रेट रहा है एज कम्पेयर टू अराउंड 7% 2021 में रहा है। तो एक तो सबसे बड़ा रीजन ये था कि जिसकी वजह से नेट इंटरेस्ट इनकम कह लें या जो अपनी इन्वेस्टमेंट से या एडवांसेस से पैसे कमाता है बैंक, उसमें सबसे बड़ी ग्रोथ नजर आई। जो सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर था जिसने प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज किया वो नॉन इंटरेस्ट इनकम था, जिसमें फी इनकम आ जाती है और उसके साथ साथ फॉरेन एक्सचेंज से जो बैंक्स पैसे कमाते हैं। आपके इल्म में होगा कि कुछ टाइम पहले जो है वो इस पे काफी आवाज शोर भी उठा था और उसके साथ साथ बैंक स्टेट बैंक जो है इस पे बैंकों के खिलाफ एक इंक्वायरी भी कर रहा था कि शायद कोई रेट मैनिपुलेशन करने की वजह से या डॉलर रेट बढ़ने की वजह से उन्होंने एक्स्ट्रा पैसे कमाए। अच्छा, इसमें एक चीज और जो है वो बिल्कुल बात करने की जरूरत है आवाम के लिए, वो ये है कि अगर दो चीजें ना होती तो बैंक्स के प्रॉफिट और ज्यादा होते। एक जो है वो टैक्सेशन, खासतौर पे जो सुपर टैक्स लगाता है बैंकिंग सेक्टर के ऊपर और डिफरेंट सेक्टर्स के ऊपर बजट में, इसके अलावा कुछ एडीआर के ऊपर टैक्सेस थे और इसके अलावा कुछ बजट के अंदर टैक्स स्ट्रक्चर चेंज हुए थे, जिसकी वजह से बहुत बड़ी हिट आई बैंकिंग सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी की। और जो सेकंड जो चीज थी वो प्रोविजन चार्जेस थे, क्योंकि पाकिस्तान के यूरो बॉन्ड की जिस तरह वैल्यू जो है वो डिक्लाइन हुई है इंटरनेशनल मार्केट में, तो हमारे बहुत सारे बैंक से जिन्होंने यूरो बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट की थी तो उसका उन्हें जो है वो चार्ज देना पड़ा। उसके साथ साथ जिस तरह इकोनॉमिक कंडीशन चल रही है तो जो लोन है या इन्वेस्टमेंट बुक थी इक्विटी साइड पे खासतौर पे, उस पर भी जो है थोड़ा बहुत चार्ज देना पड़ा। अगर ये दो चीजें ना होती तो बैंकिंग की प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो इससे कहीं ज्यादा बेहतर होती। यूसुफ, देखना यह है कि इस वक्त तो प्रॉफिट बैंक ने वैसे ही प्रॉफिट इतने ज्यादा कमाए। अगर इंडस्ट्रीज की बात करें जो बैंक से बोरो करने के बाद अपना बिजनेस चलाती है, हमने भी पिछले दिनों में देखा 2003, 4, 5, 6 में कि जब सर्विसेज सेक्टर इतना ज्यादा बूस्ट कर रहा था और सर्विसेज सेक्टर का जीडीपी के अंदर इतना ज्यादा इन्वॉल्व होना, आपके समझते हैं ये मुल्क के लिए अच्छा होता है?
देखिए, अब तो बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो सर्विस सेक्टर जिनका मेजर कंट्रीब्यूटर है जीडीपी के अंदर। वैसे तो हम एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री थे और मोस्टली हम काफी हद तक जो है हमारी कंट्रीब्यूशन जो एग्रीकल्चर से आती थी, लेकिन टाइम टू टाइम जो है वो हम सर्विस सेक्टर की तरफ आ रहे हैं। और देखें, एक अच्छी चीज है, सर्विस सेक्टर के अंदर मोस्टली आपके जो है वो एसेट कैपिटल एक्सपेंडिचर की जरूरत नहीं होती। लाइक हम एक्सपोर्ट आईटी सेक्टर की बात करें, आईटी सेक्टर जो एक्सपोर्ट करता है, एज कम्पेयर टू फैक्ट्री लगाने में पैसा लग जाता है, टाइम लग जाता है, 2-3 साल लग जाते हैं। और उसके अगेंस्ट अगर आप आईटी सेक्टर, आईटी कंपनी स्टैब्लिश करें तो वो जो है वो पॉजिटिवली जो है वो बहुत जल्दी जो है वो कंट्रीब्यूशन करना शुरू कर देती है आपकी इकोनॉमी के अंदर। तो ये बहुत सारे एडवांस कंट्रीज ऐसे हैं जो सिर्फ अभी जो है वो सर्विस सेक्टर पर रिलाई करते हैं और एक बहुत ह्यूज अमाउंट जो है वो जीडीपी की इससे कमाते हैं। जी यूसुफ साहब, लेकिन देखना यह है कि पाकिस्तान की जिस तरह से आपने बात करी, ज़रई मुल्क तो है, लेकिन ज़रई मुल्क में हमने ज़रई ज़मीनें काट काट के हम तो इंडस्ट्रीज़ नहीं लगा रहे, सोसाइटीज़ बनाए जा रहे हैं, प्रॉपर्टी के अंदर पैसा मैं कह रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे बल्कि डंप करते चले जा रहे हैं। तो आप नहीं समझते कि हमारे यहाँ पर तो इंडस्ट्रीज लगनी चाहिए, हमारे यहाँ पर ज़रई सेक्टर को जो है ना वो प्रमोट करना चाहिए, तो उस तरफ बैंकिंग की कोई आपको नज़र आती है कि बैंक उस तरफ भी कोई देख रहा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए? देखिए, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे जो बैंकिंग सेक्टर है, दुनिया भर में बैंकिंग सेक्टर जो होता है, बैंक्स होते हैं, वो सपोर्ट करते हैं इकोनॉमी को। जिस तरह आपने किसी को इंडस्ट्री लगानी है, किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसके लिए लोन्स वगैरह जो है वो इजीली मिल जाते हैं या बहुत चीपर रेट पे मिल जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है कि मोस्टली जो है वो गवर्नमेंट एक तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में जो है वो बाय करती है। मेजर जो बैंक होते हैं उनकी इन्वेस्टमेंट जो होती है या आईडीआर जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है जी। और उसमें जो 90% जो इन्वेस्टमेंट होती है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर होती है। तो मोस्टली जो गवर्नमेंट अपनी एक्सपेंसेस मीट करने के लिए टी बिल्स या पीआईबीज की फॉर्म में बैंकों से बोरो कर लेती है और उनके पास सच कोई खास लिक्विडिटी नहीं बचती, खासतौर पर इन एरियाज में इस वक्त में जब जो है वो इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हाई है। तो वो चीज जो है वो इंडस्ट्री को जो है वो जो आम पब्लिक है या जिसको जरूरत है पैसे की, वो वहां पे वो नहीं हो सकता, पास हो नहीं सकता। कुछ टाइम पहले जब कोविड आया था तो जो गवर्नमेंट थी उन्होंने जो है कुछ इस तरह की स्कीम्स निकाली थी, जैसे टर्फ फैसिलिटी है, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए है और इस तरह की स्कीम्स थी। तो हमने देखा था कि इस वक्त एक बड़ा बूम नजर आया था, हर कोई एक्सपेंशन की तरफ जा रहा था, ट्रफ फैसिलिटी ले ली थी, क्योंकि ट्रफ फैसिलिटी का फायदा ये था कि एक तो उसमें जो है वो रेट जो है वो बहुत कम मिल रहा था एज कम्पेयर टू जो स्टॉक मार्केट रेट था। दूसरा जो है 4-5 साल के लिए वो फैसिलिटी थी। तो उसको देखा हमने बहुत सारे इंडस्ट्रीज में, खासतौर पे हमारे लिस्टेड कंपनीज जिसका डेटा हमारे पास अवेलेबल होता है, उसमें हमने देखा कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अवेल किया और एक एक्सपेंशन की तरफ जो है वो इंडस्ट्री गई। जी यूसुफ साहब, यहाँ पर मुझे एक छोटा सा ब्रेक का इशारा हो रहा है, आप मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, इस पर कंटिन्यू करते हैं बात को। नाजरीन, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदेद कहते हैं। जिस तरह से आज हम बैंकिंग सेक्टर के ऊपर बात करने की कोशिश कर रहे हैं और देख रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर इस वक्त जो इतना फ्लोरिश कर रहा है, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो रिकॉर्ड प्रॉफिट्स बैंकिंग सेक्टर ने कमाए हैं, उसके साथ साथ हमारे साथ बात करने के लिए टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं यूसुफ सईद साहब। यूसुफ, आप बात कर रहे थे इसके ऊपर के इंडस्ट्रीज को इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त जिन हालात से गुजरा है, एलसीज नहीं खुलनी, इंपोर्ट का जो हमारी मैक्सिमम इंडस्ट्री जो है वो रॉ मटेरियल इंपोर्ट के ऊपर बेस कर रही होती है, तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह का कब तक चलेगा जब तक बैंक एलसीज नहीं खोलेंगे? लोकल बिजनेस क्या हमें इतना वो करेगा कि हमारे बैंक्स जो है ना वो सर्वाइव कर पाए अगले साल में? देखिए, बैंक तो सर्वाइव कर पाएंगे। बैंक एलसी जाहिर सी बात है उस पर एक फी कमीशन चार्ज करता है, लेकिन अगर आप सिर्फ बैंकिंग की प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो बैंकिंग का एक बहुत बड़ा जो चंक है वो इंटरेस्ट इनकम से आता है। इस वक्त हो यही रहा है कि जितना भी पैसा है, जितनी भी लिक्विडिटी है, वो सारी जो है वो इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में टी बिल्स या पीआईबी, फ्लोटिंग रेट पीआईबी के अंदर मोस्टली जा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट को इस वक्त पैसों की जरूरत है। और कुछ हद तक आप हर हफ्ते देखते हैं कि स्टेट बैंक भी जो है मार्केट के अंदर पैसे डालता है ताकि वो पैसे जो है वो बैंक इस्तेमाल करके टी बिल्स के अंदर जो है पार्क कर सकें या गवर्नमेंट को जो है, अगर दूसरी टर्म में कहूँ तो गवर्नमेंट को दे सकें, ठीक है जी। तो उस पर एक फिक्स रिटर्न मिलता है और 20% के इस वक्त जो है टी बिल्स का रिटर्न जो है वो मिल रहा है। तो वो चीज तो कंटिन्यू रहेगी और वो चीज स्टेबल रहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट को कंटिन्यूसली पैसों की जरूरत है। तो फिलहाल 2023 जो है वो एक बड़ा डिफिकल्ट साल है ओवरऑल इकोनॉमी के लिए, खास तौर पे जो ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, एक इंडिविजुअल है या एक जॉब सीकर है, तो उनके लिए तो मुश्किल है। लेकिन अगर बैंकिंग की प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो जिस तरह मैंने आपके साथ डिस्कस किया ट्रेजरी बिल के हवाले से या दूसरे इन्वेस्टमेंट के हवाले से, वो जो है कंटिन्यू रहेगा। नहीं, लेकिन यूसुफ देखना यह है ना कि जिस तरह से इंडस्ट्री अगर नहीं चलेगी, इंडस्ट्री अगर क्लोजर की तरफ चली जाती है, मेजर इंडस्ट्रीज में शटडाउन हो जाता है, तो सर्कुलेशन कहां से होगी? बैंकों के पास पैसा, इन्वेस्टमेंट, डिपॉजिट कहां से आएगा? बोरो कौन करेगा?
जी देखें, बिल्कुल ये बात आपकी बिल्कुल सही है। और बैंकिंग को जो एक हिट आ सकती है वो एडवांसेस के अंदर आ सकती है जो उन्होंने लोन दिए हैं डिफरेंट कंपनीज को। अगर जाहिर सी बात है इंडस्ट्रीज बंद हो जाती है और वो लोन रिपे नहीं कर पाते तो जाहिर सी बात है बैंक्स को प्रोविजन वगैरह चार्ज करनी पड़ेगी। लेकिन देखें, डिपॉजिट्स जो है वो रहेंगे। उसका एक रीजन मेजर ये है कि रेमिटेंसेस हमारे पास जो है वो हर साल बहुत अच्छी आती है। और खासतौर पर अभी ये जो रमजान का जिस तरह वो है, तो वो डिपॉजिट की फॉर्म में जब हमारे बैंकों में आती है रुपीटान में, तो वो हमारे डिपॉजिट को इंक्रीज करती है। इसके साथ साथ जो दूसरी चीज है कि स्टेट बैंक भी कंटिन्यूसली बेसिस पे जो है वो लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है बैंकों को। तो एज सच लिक्विडिटी का उस टर्म में इशू नहीं होगा जिस तरह हम सोच रहे हैं, हम देख रहे हैं। हाँ, बैंकिंग जो हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो काफी जो है वो सफर कर सकता है इन सब चीजों की वजह से। जी यूसुफ, यहां पर एक थोड़ा सा मैं आपसे पॉलिटिकल सवाल भी पूछूंगा। इस वक्त आप देखते हैं कि ट्रेड डेफिशिएट का ज्यादा मसला है, या जो हमारी गवर्नमेंट है या अपोजिशन है, जो सियासतदान है, उनके ऊपर कोई ट्रस्ट डेफिशिएट का मसला भी नजर आता है आपको? तो बिल्कुल, जहां तक मैं अगर ऐसा इकोनॉमिक्स देखूं या जिस इंडस्ट्री में हम बैठे हैं उसमें देखें, तो दोनों चीजें बिल्कुल नजर आ रही हैं। और उसमें जाहिर सी बात है जब आपकी पॉलिटिकल सर्टिनिटी होती है तो चीजें भी बिल्कुल जो है वो सही चलती हैं। अगर एक यहाँ पे इलेक्शन हो के और एक स्टेबल गवर्नमेंट आ जाती है तो जाहिर सी बात है जो नेगोशिएट करने में या बातें करने में आप किसी भी कंट्रीज के पास जाते हैं या किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पास जाते हैं, तो वो एक जो है ना काफी उसका जो एक वजन हो जाता है। तो बिल्कुल गवर्नमेंट की साइड पे भी पॉलिसीज भी बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। तो ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आना जो है ना बहुत जरूरी है किसी भी इकोनॉमी के लिए, किसी भी कंट्री के लिए। जी यूसुफ, मैं यहां पर थोड़ा सा आपसे टेक्निकल अगर मैं पूछूं कि बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट्स की भी हमने बात की, जिस तरह से रिजल्ट्स हमने देखे मार्केट में, इस लेवल के ऊपर जो करंट मार्केट का लेवल है, इसके ऊपर आपको लगता है कि बैंक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बहाल होगा? मार्केट के जो रेट्स हैं वो बहुत लो लेवल पे और अट्रैक्टिव लेवल के ऊपर हैं, तो इन्वेस्टमेंट आ सकती है बैंकिंग सेक्टर के अंदर? सर बैंकिंग देखें, इस वक्त हमारे पास तकरीबन 20 के करीब लिस्टेड बैंक है। लेकिन कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो वाकई आप जो कह सकते हैं कि बहुत चीप रेट पे मिल रहे हैं या बहुत स्ट्रॉन्ग जिनकी बैलेंस शीट है। तो बैंक्स में बिल्कुल एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। और मार्केट सिर्फ जो इस वक्त आजकल पॉलिटिकल या थोड़ी बहुत IMF के हवाले से चीजें चल रही हैं, जहां ये दोनों चीजें सही होंगी मार्केट वापस एक बूम करने लगी। और सिमेंट सेक्टर जो बैंकिंग सेक्टर है वो जिस तरह पिछले कुछ टाइम से परफॉर्म नहीं कर रहा है उसमें एक बूम आ सकता है। कुछ बैंक्स हैं, मैं नाम नहीं लेता क्योंकि SEC की जैसे बातें हम पे एक रेगुलेशन आती है, लेकिन कुछ बैंक्स ऐसे हैं जिनकी बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग है और वो यहाँ पे एक अच्छा डिविडेंड भी दे रहे हैं और उनमें कैपिटल बहुत अच्छी एक अपसाइड भी है। तो बिल्कुल यहाँ से जो है बैंकिंग सेक्टर बहुत एक अट्रैक्टिव सेक्टर है। तो यूसुफ, आपको क्या लगता है बैंकिंग सेक्टर इस वक्त जो है ना कितने PE पे जो है ना कितने मल्टीपल पे इस वक्त काम करता हुआ दिखाई दे रहा है? तो अंडर वैल्यू मतलब पूरा बैंकिंग सेक्टर ही आपको अंडर वैल्यू लगता है इस वक्त? सर अगर ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बिल्कुल ओवर वैल्यूड लगता है, अंडर वैल्यूड लगता है। लेकिन देखें इसमें एक दो चीजें और भी हैं कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो हम इसे पॉजिटिव साइड तो जरूर देखते हैं बैंकिंग सेक्टर का, उससे इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, उससे इनकम बढ़ जाएगी। लेकिन उसके कुछ नेगेटिव साइड भी होते हैं। ठीक है जी, जो कैपिटल एडुकेसी या कैपिटल रेशियोज के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट करते हैं बैंकिंग सेक्टर के ऊपर, और उसी का इम्पैक्ट जो है वो वैल्यूएशन के ऊपर भी जो है वो नजर आता है। ठीक है जी, तो ये चीज भी है जो लोगों को थोड़ा सा कंसर्न है। और एक और चीज जिसकी वजह से शायद बैंकिंग सेक्टर नहीं चला, वो IFRS 9 की जो है वो इम्प्लीमेंटेशन है। मोस्टली बैंकों ने उसके ऊपर काम कर लिया है और ऐसा इतना कोई ज्यादा इम्पैक्ट जो उनकी अपनी कैलकुलेशन इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन एक लोग अभी भी इन्वेस्टर थोड़ा सा वो देख रहे हैं कि IFRS 9 इम्प्लीमेंट होता है तो उसकी किस तरह जो है वो चीजें सामने आती हैं और वो किस तरह प्रॉफिटेबिलिटी को हिट करती हैं। और फिर तीसरी चीज जो खास तौर पे जब इस तरह की इकोनॉमी होती है तो जिस तरह मैंने बात की थी कि लोन डिफॉल्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं और उसमें प्रोविजन वगैरह जो है वो आती है। तो ये तीन चीजें हैं जो थोड़ा सा इस वक्त बैंकिंग सेक्टर रोक रही है। जहां तक आपने मल्टीपल्स की बात की तो मोस्टली बैंकिंग सेक्टर के अंदर हम प्राइस टू बुक मल्टीपल जो है वो देखते हैं। और इस वक्त हमने ऐसे बैंक्स भी देखे हैं जो एक वक्त में 2 के मल्टीपल से ऊपर जो है वो ट्रेड होते थे, लेकिन आज जो है वो 1 या 1 से नीचे जो है थोड़ा सा ट्रेड हो रहे हैं। तो ये चीज बताता है कि इस वक्त जो है ये क्या कहते हैं जो बैंक्स हैं या कुछ स्क्रिप्ट्स हैं वो काफी जो है वो अट्रैक्टिव हैं। अच्छा यूसुफ, यहां पर एक मेरे नाजरीन के समझने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है कि काइबोर और लाइबोर में क्या फर्क होता है? जो 20% BPS है ये बेसिकली जो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये बेसिकली है क्या? बैंक्स किस तरह से चार्ज कर रहा होता है इस रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस अपना कोई उसका भी अपनी कोई परसेंटेज भी होती है? ये क्या सिलसिला क्या होता है? ये जरा नाजरीन के लिए जरा इसको डिफाइन कर दें अगर तो। अच्छा देखें, काइबोर और लाइबोर तो ये काइबोर कराची इंटरबैंक ऑफर रेट है और एक लाइबोर जो है वो लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट है।
अच्छा जी, मैं काइबोर के बारे में आपको बताता हूँ कि जाहिर सी बात है, एक बेंचमार्क होता है जिसको बेस बनाते हुए हर कोई जो है वो लेंडिंग कर रहा होता है, यानी कि जब भी आप लोन लेने जाते हैं उसको बेंचमार्क बना के वो लोन दे रहा होता है। ठीक है जी, ये सेट इस तरह होता है कि हर बैंक जो है जो भी इनके मेंबर्स बैंक है वो एक जो है वो रेट कोट करते हैं कि लेट्स सपोज काइबोर पॉलिसी रेट को बेंचमार्क बनाते हुए कि पॉलिसी रेट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो उसके हिसाब से काइबोर को जो है वो उसकी जो है वो रेट कोट करते हैं। सबके रेट जमा होते हैं, उसमें से फर्स्ट और लास्ट जो है वो निकल जाता है, उसके बाद जो बाकी जो डिफरेंट जो रेट होते हैं उनका एक एवरेज लिया जाता है। अब जब आप लोन लेने जाते हैं तो बैंक्स को या गाड़ी लेने जाते हैं या फिर किसी भी और पर्पस के लिए आप पैसे लेने जाते हैं बैंक के पास लोन की फॉर्म में, तो आपको जो रेट ऑफर करता है वो काइबोर प्लस स्प्रेड होता है। स्प्रेड यानी कि जो काइबोर से ऊपर बैंक चार्ज करेगा, यानी कि 1% भी हो सकता है, 2% भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपकी क्रेडिट रिस्क की प्रोफाइल कितनी स्ट्रांग है कितनी। अगर लेट सपोज कोई बड़ी कॉर्पोरेशन लिस्टेड कंपनी लोन लेने जा रही है तो उसे काइबोर प्लस 1 पे भी मिल जाएगा या काइबोर प्लस 0.5% पे भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप और मैं या इंडिविजुअल किसी कैपेसिटी पे गाड़ी के लिए किसी और चीज के लिए लोन लेने जा रहा है, खासतौर पर कंज्यूमर फाइनेंसिंग, वो काइबोर प्लस 5-6% या इससे भी ज्यादा ऊपर पे होती है। तो काइबोर एक बेंचमार्क होता है जिससे बेस बना के जो है वो ये आपकी जो एडवांसेस वगैरह सारी चीजें जो है वो उसकी जो इंटरेस्ट पेमेंट वगैरह की जाती है। जी बहुत शुक्रिया यूसुफ सईद साहब, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे। नाजरीन, जिस तरह से आपने देखा कि आज हमने बैंकिंग सेक्टर का अहाता करने की कोशिश की और हमारे साथ डार्सन सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च जनाब यूसुफ सईद साहब टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे, जिन्होंने बड़ी डिटेल के अंदर इसकी डिस्कशन की और बताया कि बेसिकली काइबोर में और लाइबोर में फर्क क्या होता है और बैंक किस तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो चार्ज कर रहा होता है। अब देखना यह है कि बैंकिंग सेक्टर में जो इस वक्त के रेट्स हैं, जिस तरह से हमने पहले उनके प्रॉफिट्स और उनके करंट मार्केट प्राइस की बात की, अगर हम यहां पर पी रेशो की या मल्टीपल की बात करें, जिस तरह से यूसुफ ने भी बताया कि बहुत सारे बैंक्स ऐसे हैं जो 2 के मल्टीपल पे और आजकल तो बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो अपनी अर्निंग के बराबर ही तकरीबन ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर इसको प्रीवियस हिस्ट्री में देखा जाए तो 6, 7, 8 के मल्टीपल के ऊपर भी काम करते हुए बैंक्स मार्केट में ट्रेड करते हुए दिखाई देते थे। लेकिन इस वक्त जो अनसर्टेनिटी है, पॉलिटिकल देख लें या इकोनॉमी की सिचुएशन को देखते हुए, जो IMF के साथ मुज़ाकरात पाकिस्तान के किसी भी फाइनल स्टेज पे नहीं पहुंच पा रहे, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्राइसिस का शिकार है और इंडस्ट्रीज जो है ना वो डेली बेसिस के ऊपर गुमगुम की कैफियत में है कि पता नहीं LCs खुलेंगी नहीं खुलेंगी, रॉ मटेरियल मिलेगा नहीं मिलेगा और आने वाले दिनों में उनकी प्रोडक्शन कंटिन्यू किस तरह से हो पाएगी। तो ये एक वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर ने तो पाकिस्तान का रुपया डेप्रिशिएट होने की वजह से, जिस तरह से हमने देखा कि एप्रिशिएट हुआ पाकिस्तानी की मार्केट के अंदर डॉलर, जिसकी वजह से बैंकों ने एक रिकॉर्ड प्रॉफिट तो जरूर कमाए। लेकिन अगर इंडस्ट्रीज सर्वाइव नहीं कर पाती तो बैंक किस सीमत जाएंगे, ये एक बहुत बड़ा साइन ऑफ इंटरोगेशन है। देखना यही है कि किस तरह से गवर्नमेंट कैसे कड़वे घूंट भरती है और किस तरह के मय्यज लेती है। जो मार्केट में इस वक्त बातें गर्दिश करती हुई दिखाई देती हैं, उसके ऊपर कोई लाहे अमल सामने आ जाए गवर्नमेंट का तो उस पर फिर बात करेंगे। आज के इस एपिसोड से इतना ही। सिद्दीक सरवर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।